चलिए आज शुरू करते हैं फिर एक प्यारा सा टॉपिक। तो आज के एपिसोड में है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हेडिंग देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम और एक प्यारा सा ग्राफ आपके सामने है। चीज़ों को पढ़ेंगे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या है। सिस्टम तो हम बाद में जानेंगे, पहले जानेंगे पाचन क्या है। कोई लड़का बताएगा पाचन क्या है? बोलेंगे पाचन है क्या? तो इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट। ऐसे तो ऑप्शनल एग्जाम है, वहाँ पर केवल आंसर टिक करना होता है, फिर भी हम चीज़ों को समझेंगे कॉन्सेप्ट से तो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, पाचन क्या है? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें लार्ज पार्टिकल को तोड़कर स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है, या हम बोले तो इसको कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सभी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर क्या किया जाता है? इजी फूड में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें टाइम लगता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसी पूरे सिस्टम को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे अंग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, लार्ज पार्टिकल को तोड़कर स्मॉल पार्टिकल में बदलना। मतलब जो भी हम भोजन करते हैं उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जटिल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उसको तोड़कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। जैसे हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का हम केमिकल कंपाउंड देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी बड़ा होता है वो। ठीक है, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में हम तोड़कर जब वो टूट जाता है तो हम कहते हैं पाचन हो गया। जैसे मोटा मोटी हम समझेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट ये है, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल पार्ट में चेंज कर देना। जब यही कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट में, तो उसको हम एक फॉर्मेट पे ग्लूकोज कहेंगे, ग्लाइकोजन कहेंगे, मल्टोज कहेंगे, फ्रुक्टोज कहेंगे। जब दो ग्लूकोज मिलेंगे तो इस तरह से बहुत सारे नाम आएंगे, हम पढ़ेंगे उस चीज़ को न्यूट्रिशन में। यहाँ पर बस एक माइंड में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए कि बड़े बड़े पार्टिकल को तोड़कर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने ही क्या कहलाता है? पाचन। पहले हम पाचन समझेंगे, पाचन होता क्या है, फिर इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। पूरा सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है और इनस तक जाता है। पूरे सिस्टम को हम समझेंगे तो पूरा सिस्टम जब हम समझ लेंगे, सभी अंग इसमें कोऑपरेट करते हैं, तो जा कर के पूरा का पूरा एक काम डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। समझेंगे इसको हम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो एक बार हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से हमें सिलेबस पढ़ने हैं, क्या क्या इसमें आएगा डाइजेशन सिस्टम में। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निम्न में से अंग को पहचाने। पाचन तंत्र का है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का है, कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का है, ये सभी आता है एग्जामों में। ठीक है, तो सभी बच्चे को साथ में लेकर चलना है, आहिस्ता आहिस्ता क्लास कॉन्सेप्चुअल होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। तो लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत मुख्यतः हमें दो तरह के ऑर्गन पढ़ने हैं, पार्ट पढ़ने हैं। इनके दो ग्रुप में बांटा गया। पहला होता है आहार नाल और दूसरा इसमें पढ़ते हैं एंजाइम। इन्हीं से मिलकर के पूरा का पूरा सिस्टम तैयार हुआ है। पूरा से पूरा ये सिस्टम बना हुआ है। इसमें कुछ अंग होते हैं, ये जो भी आप अंग देख रहे हैं जो पाचन में है, उस सब को मिलाकर के हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल का मतलब ये ना समझे केवल छोटी नल, आंत, बड़ी आंत और ये टोटल इसमें जो भी है, जो भी पाचन तंत्र में, मतलब माउथ से लेकर के एनस तक के बीच में जो भी है, सबको हम क्या कहते हैं? आहार नाल, जो कि पाचन में भाग लेते हैं। और आहार नाल के अंग होते हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, एनस भी होता है, और ये भी आपका होता है फूड पाइप भी होता है। सब मिला करके पूरा का पूरा एक सिस्टम लाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा उसको देख लेते हैं। इसमें 6 होते हैं।
ठीक है। पहला आहार नल की शुरुआत कहाँ से है, देखेंगे शुरुआत कहाँ से, माउथ से। ठीक है, माउथ के बाद ध्यान देंगे, माउथ के बाद कहाँ आता है आहार नल, ये बीच का जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, ये जो बीच का दिखाई दे रहा है माउथ के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, फूड पाइप। फूड पाइप आहार नल में माउथ के बाद क्या है, फूड पाइप। फूड पाइप का और कोई नाम बताएगा, लिखेंगे फूड पाइप का हिंदी नाम भी लिखते चलेंगे। फूड पाइप को हिंदी में क्या कहते हैं, लिखेंगे ग्रास नली। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ग्रास नली। आहार नाल और ग्रास नली में अंतर है। आहार नाल टोटल को कहते हैं, पूरे सिस्टम को टोटल को आहार नाल कहते हैं, जबकि ग्रास नली क्या है, माउथ से स्टोमक तक आया हुआ है। माउथ से स्टोमक के बीच की जो ट्यूब होती है उसी को हम कहते हैं ग्रास नली, फूड पाइप। जबकि आहार नल के अंदर में क्या आ जाएगा, आहार नाल के अंदर में माउथ भी आ जाएगा, फूड पाइप भी आ जाएगा, आगे और भी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो ग्रास नली है वो कितना है, केवल माउथ से लेकर स्टोमक तक है। या इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है, लिखेंगे इसका दूसरा नाम होता है ग्रसिका। ग्रसिका, ग्रसिका। ठीक है। और क्या होता है, इंग्लिश में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑसोफेगस भी इसको कहते हैं, इंग्लिश में ऑसोफेगस भी इसको कहते हैं। ठीक है, ऑसोफेगस भी इसको इंग्लिश। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं अंगे देख लेंगे। माउथ है, फूड पाइप है, फूड पाइप को ही हम क्या कहते हैं, ऑसोफेगस। ग्रास नली, ग्रसिका। देखिए यहाँ पर क्या होता है, शब्दों का खेल अधिक होता है एग्जाम में, क्योंकि शब्दों का खेल ना होता तो आज कोई फेल ना होता, हर कोई पास होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे खास करके क्या करता है रेलवे और एनटीपीसी, शब्दों का खेल अधिक खेलता है। तो जितने भी नाम है सब आपको याद रखना है, ग्रसिका, ग्रास नली, ऑसोफेगस। ऑसोफेगस को भी क्या करता है, हिंदी में लिख देगा ऑसोफेगस। तो आप सोचेंगे हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, तो बायोलॉजी में ज़्यादा टर्म इंग्लिश में ही आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा, फूड पाइप के बाद तीसरा क्या है, आप खुद देख लें यहाँ से। माउथ है, ऑसोफेगस है, फूड पाइप है। फूड पाइप के बाद क्या आ गया, फूड पाइप के बाद आपका आ गया स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन हिंदी में एक बड़ा उलझन है इसका। कोई बताएगा इसको क्या कहते हैं, अमाशय। अमाशय हिंदी में इसके साथ एक उलझन होता है, अमाशय। ठीक है, और ठीक है, अमाशय हो गया, अमाशय कहते हैं। उसके बाद अमाशय के बाद बताएंगे क्या है, अमाशय के बाद क्या है देखेंगे। एक नंबर हमने देखा माउथ है, 2 नंबर ये पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 नंबर है, फूड पाइप है, ऑसोफेगस है। तीसरा स्टोमक, ये हमने देख लिया स्टोमक है। चौथा, अब आप खुद बताएं चौथा क्या है, फूड कहाँ जाएगा, ये प्रोसेस है। और चौथा, अब भोजन कहाँ आएगा देखेंगे, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिखेंगे चौथा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आएगा। और उसके बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और उसके बाद एनस के माध्यम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देख लिए कि भोजन जाता कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले माउथ, जहाँ वह अंग जहाँ पे भोजन होता है, माउथ। माउथ के बाद ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के बाद स्टोमक। और यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख रहे हैं, लीवर है, पैंक्रियाज है। तो लीवर और पैंक्रियाज के अंदर भोजन नहीं जाता है, वहाँ पर क्या होता है, ये उसको सपोर्ट करते हैं, जूस प्रदान करते हैं, जिससे कि पाचन में सहायता होगा। इसे हम आगे चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में, एंजाइम में। उसके बाद भोजन जाता कहाँ कहाँ है, भोजन जाके मतलब किस किस अंग के पास भोजन जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है,
एनएस है, एनएस के माध्यम से बाहर होते हैं। इन सभी अंगों के पास भोजन डायरेक्टली रूप से जाता है। और ये सब क्या है, वहाँ पर सपोर्टिव पार्ट है, जैसे कि लीवर हो गया, वो अपना जूस प्रदान करेगा, पेंक्रियाज हो गया, ठीक है। तो इस दो मतलब टाइप के हमें पार्ट पढ़ने हैं पूरे पाचन तंत्र के अंतर्गत। लिखेंगे एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम पाचन में सहयोग करते हैं। तो एंजाइम पहले आएगा कहाँ से, ग्लैंड से। जो ग्रंथियाँ होंगी वहीं से एंजाइम उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ग्लैंड कितने तरह के होते हैं, तो ग्लैंड 2 तरह के होते हैं। ग्लैंड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है, अंतःस्रावी लिख लेंगे, ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा है, वीडियो कट गया, ठीक है। तो कमेंट करके बताएंगे कहाँ से दिखाई दे रहा है, लिख लेंगे। ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है, ठीक है, ग्लैंड 2 तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन होता है अंतःस्रावी और ये क्या होता है, बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी जो होता है वहाँ से क्या उत्पन्न होता है, हार्मोन, और बाह्यस्रावी से एंजाइम। अंतःस्रावी से हार्मोन और बाह्यस्रावी से क्या होता है, एंजाइम। तो हम पढ़ रहे हैं एंजाइम, यानी कि ग्लैंड का कौन सा टाइप हम पढ़ रहे हैं, एक्सोक्राइन, ठीक है। तो पाचन तंत्र में सहयोग कौन करता है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन, जहाँ से एंजाइम निकलते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हम देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, जैसे लिखेंगे लीवर, पैंक्रियाज, और क्या है, लीवर, पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब है। एंजाइम भी सहयोग करते हैं पाचन में। तो पाचन इन पूरे सहयोगियों से मिलकर के कंप्लीट होता है। तो इनको हम चरणबद्ध तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम क्या जाने, मोटा मोटी उसका ग्राफ जाने, पाचन होता क्या है। तो एक बार कर लेते हैं। पाचन क्या होता है, बड़े पार्टिकल को छोड़कर तोड़कर छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह जो कार्य होता है वह तमाम अंगों से मिलकर होता है। इसमें मुख्यतः आहार नाल है, आहार नाल के अंतर्गत ये सभी चीज़ें। एंजाइम है, एंजाइम के अंतर्गत ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे। पहला, माउथ। ये तो हम समझ गए कि पाचन होता कैसे है, कौन कौन से अंग इसमें सपोर्टिव है। पहले हम ये भी तो समझ ले कि पाचन कराना किसका है। ये तो हो गए पाचन करने वाले व्यक्ति। अब पाचन किसका किसका होगा, ठीक है। जो भी हम भोजन करते हैं तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, फिर दोनों को मिला देंगे, ठीक है। फूड जो भी हम लेते हैं उसमें क्या क्या होता है, दाल सब्जी रोटी चावल, ठीक है। देखेंगे उसमें होता क्या क्या है, मतलब बायोलॉजिकल टर्म में बताना है उसमें होता क्या क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, और बताएंगे प्रोटीन और लिपिड्स या फैट्स भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो बताएंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारी चीज़ों में मिलते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, रोटी है, चावल है, इन सभी चीज़ों में मिलता है। प्रोटीन मिलता है मिल्क में, और भी बहुत सारी चीज़ें, मांस, मछली। उसी तरह लिपिड है, फैट्स है, जो भी वाली हम वस्तुएं खाते हैं। इनके 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, 3 कैटेगरी है। बहुत सारे जो भी चीज़ें खाते हैं उनमें मुख्यतः यही होता है। हम विटामिन्स भी लेते हैं, लेकिन विटामिन का क्या है आगे हम बताएंगे। उनका पाचन के लिए कोई सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट मतलब वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। उनका पाचन बहुत ही सरलतम होता है, उनके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती,
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कब मानेंगे कि पाचन हो गया, कब समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तब माना जाएगा जब कार्बोहाइड्रेट टूटकर किस में चला है? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट जब कंपाउंड टूट जाएगा और ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा तो हम समझेंगे कि पाचन हो गया। जब तक ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट टूट नहीं जाता है तब तक समझेंगे हम भोजन का जो पाचन प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है। प्रोटीन को कब माना जाएगा कि पाचन हो गया? कब समझेंगे हम प्रोटीन का कि पाचन हो गया? तो प्रोटीन का पाचन तब हम समझेंगे हो गया जब प्रोटीन किस में टूट जाए? पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में। प्रोटीन पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में जब टूट जाता है तब हम समझते हैं कि प्रोटीन का पाचन हो गया। तो लिपिड्स का हम कब समझेंगे कि पाचन हो गया? वसा का जब ये फैटी एसिड में टूट जाए तब समझेंगे हम कि इसका भी पाचन हो गया। मुख्यतः जो हम चीज़ लेते हैं वो CPL है। 3 चीज़ें मुख्यतः हम लेते हैं, C4, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। लेने के लिए हम लोग विटामिन भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, बहुत सारी चीज़ लेते हैं, लेकिन उन सब का पाचन क्या है? आसान तरीके से होता है और इनकी मुख्यतः हमें पूरा डिटेल पढ़ना है। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को कब मान लेंगे कि पच गया? कार्बोहाइड्रेट को पचा हुआ तब माना जाएगा जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाए। ठीक है। तो मान लीजिए किसी दिन हमने अधिक भोजन कर लिया और पाचन प्रोसेस के लिए आप देख ही रहे हैं किन किन अंगों को सहयोग देना पड़ रहा है। माउथ है, ऑसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। बहुत सारे अंग मिलकर बहुत मेहनत से पाचन कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी समय क्या हुआ कि ग्लूकोज अधिक बन गया तो क्या होगा? तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज हमारे शरीर में स्टोर होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? बताएंगे कोई भी स्टूडेंट? ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो किस में होता है? ग्लाइकोजन में। ये लिख लेंगे आप, ये डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन है। ग्लूकोज जब स्टोर होगा तो कैसे स्टोर होगा? ग्लाइकोजन में। कार्बोहाइड्रेट को कब मानेंगे कि इसका पाचन हो गया? जब वो ग्लूकोज में टूट जाए। ग्लूकोज को हम कब समझेंगे? जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चला जाएगा तो हम समझेंगे स्टोर हो गया, स्टोर रूम में चला गया। स्टोर कहाँ होता है, कैसे होता है, आगे पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी तो बस यहाँ पर एक माइंड में छवि डाली जा रही है कि ये हमको पढ़ना है, ये अंग है और ये इन चीज़ों को हमको समझना है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कब समझेंगे कंप्लीट हो गया? जब तक कि वो ग्लूकोज में नहीं टूट जाता। प्रोटीन का क्या है? पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में टूटना। तो ये स्टोर किस फॉर्मेट में होगा? प्रोटीन कोई बताएगा? ठीक है। प्रोटीन जब एमाइनो एसिड में चला जाएगा, एमाइनो एसिड में चला जाएगा तब हम समझेंगे कि प्रोटीन स्टोर हो गया। स्टोर करने के लिए प्रोटीन को हम पेप्टोन्स में या पेप्टाइड में स्टोर नहीं कर सकते हैं। स्टोर का एक अलग फॉर्मेट होता है, एमाइनो एसिड में स्टोर होगा। तो फैट किस में स्टोर होगा? किस फॉर्मेट में आप फैट को स्टोर करेंगे? फैट को स्टोर किया जाता है ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल में फैट को स्टोर किया जाता है ग्लिसरॉल में। तो ये हमने अभी तक समझा कि पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, किन किन चीज़ों का पाचन करना है। ठीक है। तो अब एक एक करके हम चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले लिखेंगे माउथ। स्टूडियो थोड़ा रोड पर है तो साउंड आते रहता है। पहला हेडिंग लेंगे हम माउथ। माउथ क्योंकि सबसे पहले तो यही अंग है। आप ग्राफ में भी देख रहे हैं 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ये 4 नंबर है आपका।
और ये 5 नंबर है लार्ज इंटेस्टाइन, ये 6 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 नंबर को पढ़ते हैं, माउथ को। ठीक है, तो लिखेंगे माउथ। पाचन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला चरण है माउथ, और हम जानेंगे कि यहाँ से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। कुछ चीज़ों का पाचन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और कुछ मात्रा में अवशोषण भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो माउथ के बारे में जानकारी लेंगे। माउथ में क्या क्या होता है? दांतें होते हैं, जीभ होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ टीथ। ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, दैट इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। तो दांत कितने तरह के होते हैं? ICPM, 4 तरह के दांत होते हैं। ICPM, नाम इसका बताएंगे। I फॉर इंसीजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर, M फॉर मोलर। 4 तरह के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो 4 तरह के दांत होते हैं। इंसीजर, इंसीजर का मतलब क्या होता है? तक इसका क्या होगा? सुआ। प्रीमोलर का, प्रीमोलर का क्या होता है? अग्रचवर्णक। और इसका चवर्णक। ठीक है, इन दांतों के बारे में धीरे धीरे हम समझेंगे। इंसीजर क्या काम करता है? कोई बताएगा? इंसीजर काटने का काम आता है। किसी भी चीज़ को हम काटते हैं, जैसे बाइट करते हैं, बाइटिंग का काम आता है। जैसे एप्पल बाइट करना हो, या आपको बिस्किट्स वगैरह हो, मतलब यह काटने का काम करता है। कैनाइन का काम क्या है? कैनाइन क्या काम करता है बताएंगे? कैनाइन का काम क्या है? यह चीरने और फाड़ने का काम करता है। देखेंगे हम दांतों को कौन सा कहाँ कहाँ है। कैनाइन काम करता क्या है? चीरने और फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर, प्रीमोलर काम क्या करता है बताएं इसको? प्रीमोलर, प्रीमोलर चीज़ों को तोड़ने का काम करता है। जैसे कोई बड़ा हमने टुकड़ा लिया तो इसको तोड़ना है, तो कौन करेगा? प्रीमोलर। और ये मोलर फिर क्या करता है? मोलर पीसने का काम करता है। उन चीज़ों को छोटा छोटा टुकड़ों में करता है। काम किसका है? बड़े टुकड़ों को तोड़ना, बड़े टुकड़ों को तोड़ना प्रीमोलर का काम है, जबकि उसको महीन पीसना ये किसका काम है? तो ये मोलर का काम है। ठीक है, तो एक बार दांतों को देख लेते हैं, बाईग्राफ देखते हैं। बनाएंगे जबड़े, 2 जबड़े बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, और दांतों को देखेंगे। तो सबसे पहले इंसीजर के बाद क्या है? कैनाइन। उसके बाद क्या है? प्रीमोलर। उसके बाद क्या है? मोलर। तो ICPM इन दांतों का क्रम है। इंसीजर होते कितने हैं? 4। ठीक है, जो ऊपर होगा वही नीचे होता है। ठीक है, और भी एक इसमें खासियत होती है दांतों को छोटा करके पढ़ने के लिए मेडिकल टर्म में, इससे क्वेश्चन में आया एग्जाम में। जो ऊपर है वही नीचे है। एक और चीज़ आप देखेंगे इसमें, जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वही इधर है। तो इसको बीच से एक्सिस पर डिवाइड आप कर सकते हैं। यहाँ से जब हम इसको देखेंगे दोनों के बीच से, तो कितने हो गए? फिर ये आधा पार्ट हो गया। इसका फोटोकॉपी इधर है, फिर इस पूरे का फोटोकॉपी नीचे है। ठीक है, जैसे देखिए इसका फोटोकॉपी इधर है, और फिर जितना ऊपर है उसका क्या है? नीचे है।
ठीक है, तो यही बन जाता है आपका तीत फार्मूला, जो कि एग्जाम में बहुत बार बाई ऑप्शन पूछा गया है एनटीपीसी के द्वारा। तीत फार्मूला वयस्कों में क्या होता है? तीत फार्मूला। तो इधर आप देखेंगे कितना हुआ, आई कितना हुआ, एक साइड में, एक कोऑर्डिनेट में कितना हुआ आई फॉर इंसीजर कितना हुआ 2। केनाइन कितना हुआ, एक साइड में, टोटल तो 4 है लेकिन एक साइड में कितना है 1, फिर इधर कितना है 1, ये तो एक कोऑर्डिनेट का ही फॉर्मूला बनता है 2 1। प्रीमोलर कितने हैं टोटल 8 हैं, लेकिन इस साइड में कितने हैं, एक साइड में इसके 2, एक साइड में कितने हैं 3। तो ये तीत फार्मूला हो गया 2 1 2 3। पहले आई लिखा जाता है, फिर सी लिखा जाता है, फिर पी, फिर एम। एग्जाम में यदि लिख कर देगा नहीं, ICPM सीधे पूछेगा निम्न ऑप्शन में से तीत फार्मूला बताएं। निम्न में से कौन सा फार्मूला तीत फार्मूला है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी करके आपसे पूछ लेगा 2 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 4 और 4 ऑप्शन दे देगा आपसे और पूछेगा निम्न ऑप्शनों में से तीत फार्मूला बताएं। तीत फार्मूला कौन सा है? तो एग्जाम में फिर वहाँ पर घबराने लगेंगे, अगर सही से नहीं पढ़े तो क्या है 2 1 2 3। और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आप चेक कर सकते हैं 2 1 2 3। तो ये तीत फार्मूला हो गया। सभी दांतों का हमने कार्य जाना, किसका क्या काम है। और इसमें कुछ क्वेश्चन बना कर भी पूछता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम हंसेंगे तो कौन सा दांत दिखाई पड़ेगा? तो बोलते हैं दांत दिखा रहा है, तो कौन सा दांत दिखेगा? ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। स्माइल तीत मतलब हंसने के बाद कौन सा तीत दिखाई देगा? स्माइल तीत कौन सा है? आप खुद बता दें। हंसेंगे तो ये दिखाई दे देगा पूरा अंदर तक, तो रावण की हंसी हो जाएगी, पूरा का पूरा दिखा देंगे आप 16 का 16, वो नहीं होगा। स्माइल तीत पूछा जा रहा है जो केवल मुस्कुराने पर दिखाई दे। स्माइल तीत कौन है? ये चारों दिखाई देगा, आगे वाला इंसीजर लिखेंगे। स्माइल तीत इंसीजर को कहते हैं। एक और आपने चीज सुना होगा आसपास के क्षेत्रों में विजडम तीत के बारे में, डेट इज कॉल्ड, क्या बोले उसको, अकिल वही अकिल दांत। वो क्या होता है? विजडम तीत क्या होता है? इसमें से किसको विजडम तीत कहा जाता है बताएंगे? विजडम तीत जो सबसे अंत में आता है, ठीक बोल रहे हैं आप, सबसे अंत में आता है, उम्र काफ़ी हो जाने पर आता है, तो कौन होगा? तो जो सबसे लास्ट में होगा, इसमें के जब ये आता है तो उस समय थोड़ा सा फीवर वगैरह भी हो जाता है बहुत, क्योंकि उस आयु तक 22-23 तक क्या होता है कि पूरे जबड़े क्या होते हैं, पूरे अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। उसमें दांतों को आना होता है तो काफ़ी स्ट्रगल होता है, तो फीवर तक भी आ जाता है कुछ कमजोर व्यक्ति को। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे विजडम तीत, इसी में लिख लेंगे। विजडम तीत के नाम से किसे जाना जाता है? विजडम तीत, चलिए हो गया। विजडम तीत के नाम से किसे जाना जाता है? ICPM किसे? ठीक है, एम को जाना जाता है विजडम, एम पर समाप्त हो रहा है इसलिए विजडम। विजडम तीत किसको? मोलर को कहते हैं। ये होते कितने हैं? 4, लिख लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विजडम तीत कहते किसको हैं? तो विजडम तीत हम कहते हैं मोलर को, 4। तो 4 है तो ऊपरी जबड़े में कितने आएंगे? 2, निचले जबड़े में कितने आएंगे? 2, और एक कोऑर्डिनेट में कितने आएंगे? 1। तो ये तो इसी का भाग है इसलिए इसमें आ गया। तो 4 है, यानी कि चारों कौन कौन सा है? ये विजडम तीत है, ये विजडम तीत है, ऐसा ही एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। चारों कॉर्नर पे है, ऊपरी जबड़ा के, इसके और इसके। इसका काम क्या है? ये एक अवशेषी अंग है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अवशेषी अंग का हम एक दिन चैप्टर डिस्कस करेंगे। अवशेषी अंग 4-5 से भी ऊपर अवशेषी अंग है, बहुत सारे अवशेषी अंग है, कर्णकुंडल इत्यादि। ठीक है, अभी यहाँ से क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। अभी हम पढ़े पाचन तंत्र, फिर अवशेषी अंग में चले जाएंगे, तो उसको छोड़ते हैं। अभी विजडम तीत हो गया, तीत फार्मूला हो गया,
एक और क्वेश्चन, दूध के दांत। दूध के दांत किसे कहते हैं? जो हम दूध पीते हैं, तो दूध के दांत उसे कहते हैं जब बच्चे बाल्य अवस्था में होते हैं और वो दांतें जो क्या हो, दूध के समान चमके। चमकने से उनका मतलब नहीं है, उनका मतलब ऐसे दांतें जो 2 बार को आते हैं, एक बार टूट गया फिर आ जाएगा। तो वैसे दांतों की संख्या कितने हैं जिसे हम दूध के दांत कहते हैं? तो 20 है। यानी कि इसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, बच्चों के या बाल्यावस्था में जो दांतें होती है, जो कितनी दांतें हैं जो 2 बार आती है? तो 20 है। इसमें कौन कौन सा है? इसमें भी वही होगा, ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो बच्चों में क्या एब्सेंट होता है? कौन सी दांतें नहीं पाई जाती हैं? VVI क्वेश्चन, P नहीं पाया जाता है। लिख लेंगे P नहीं पाया जाता है, बहुत ही स्टार देके इसको लिखा जाता है, मतलब प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। और ये कितना होगा? 8। ये कितना होगा? 4। ये कितना होगा? 0, मतलब गायब है तो 0। और ये कितना होगा? 8। तो ये टोटल हो गया 20। तो फिर इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे, ऊपरी भाग निचली भाग में बांटेंगे, एक कोऑर्डिनेट भाग देंगे, तो 2102 लिख लेंगे। तीत फार्मूला 2102 होता है किसका? दूध के दांत का। ऐसे तो जनरली हम जानते ही हैं 2123, लेकिन ये पूछ लेगा मिल्क टीथ के बारे में, क्या होता है 2102। बच्चों में कौन सी दांतें अनुपस्थित रहती है? नहीं होता है, प्रीमोलर नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये लिखेंगे हाथी। हाथी का जो दांत बाहर निकला होता है वो कौन सा दांत होता है? ICPM में बताएंगे कौन सा दांत बाहर निकल जाता है। जल्दी, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ें। तो कौन सा दांत होता है? लिखेंगे हाथी का इंसीजर बाहर निकलता है। हाथी का इंसीजर बाहर निकलता है, इंसीजर। जो हाथी का 2 दांत बाहर निकले नहीं होते हैं तो कौन सा निकलता है ICPM में से? ये नहीं लगाएंगे कैनाइन पर, बहुत ही ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसीलिए क्वेश्चन है। लड़के लगा देते हैं कैनाइन नुकीला दिख रहा है तो बढ़ गया होगा, नहीं, इंसीजर बाहर निकलता है। कौन सा? अब ये फिर क्वेश्चन आने लगे एग्जाम में, कौन सा? ऊपरे जबड़े का या निचले जबड़े का? इंसीजर तो दोनों जगह है 4-4, तो लिखेंगे हाथी का इंसीजर निकलता है बाहर, कौन वाला? ऊपरी जबड़े का। कट रहा है कि आ रहा है? आ रहा है ऊपर, लिख लेंगे ऊपरी जबड़े का इंसीजर क्या होता है? बाहर निकला होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे इसको। ऊपरी जबड़े का नाम कोई बताएगा? ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े, नाम बताएंगे ऊपरी जबड़े का। ऊपरी जबड़े का नाम बताएंगे मैक्सिलरी जॉ, मैक्सिलरी। निचली का मैंडिबल। मैक्सिलरी और मैंडिबल जॉ नाम है, पूछ सकता है एग्जाम में आपको। ये पूरा हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया, कुछ इसके संरचना भी पढ़ लेते हैं दांतों के बारे में। दांतों का संरचना भी हम देख लेते हैं। संरचना के बारे में देख लेते हैं, बनाएंगे पिक्चर। बड़ा सा बन गया, चलिए देखेंगे। दांतों के संरचना के बारे में हम बात करते हैं। तो इसको लगभग 2 पार्टों में बांटा जाता है, एक निचली
निचला भाग, एक ऊपरी भाग। निचले भाग को हम रूट करते हैं, ऊपरी भाग को क्या करते हैं, बहुत बड़ा आया हुआ क्वेश्चन है, डेंटिन। सही बोले, डेंटिन। ऊपरी भाग को डेंटिन, निचले भाग को रूट करते हैं। एक और क्वेश्चन, दांतों में ब्लड सप्लाई होता है कि नहीं, ब्लड आता जाता है कि नहीं, सप्लाई होता है कि नहीं, क्या आंसर होगा, यस और नॉट बताएंगे। तो ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, ये हो गया। पिछली बार 2014 वाले एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन था, दांतों में ब्लड सप्लाई होता है या नहीं, यस नो, इस तरह के 4 ऑप्शन देंगे तो ब्लड सप्लाई होता है। बहुत ही कम सेल होते हैं, बहुत ही कम ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कम होता है, ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। तो ये आंसर लगाना है, ब्लड सप्लाई होता है। तो इतने जो स्ट्रांग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, इनके ऊपर एक लेयरिंग होती है दांतों के ऊपर, जो इसको हार्ड बनाए रखती है। एनामिल की लेयरिंग होती है जो हल्का पीला रंग का होता है। दांत जो वास्तविक कलर है वो हल्का पीला होता है, ये नहीं कि जो आप देखते हैं प्रचारों में सफ़ेद दांत। सफ़ेद होता है लेकिन एग्जैक्ट सफ़ेद नहीं होता है, हल्का पीला होता है जो इसका ओरिजिनल कलर है। जब हम साफ़ करवाने जाते हैं छोटे छोटे दुकानों पर तो वह क्या करता है, कुछ केमिकल रिएक्शन कराकर इसको ही हटा देता है, तो धीरे धीरे मालूम चलेगा आपका दांत ही खराब हो गया। क्योंकि एनामिल की परत जब हट जाएगी, ऊपरी आवरण हट जाएगा, देखने में तो दांत साफ लगेंगे लेकिन कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, तो एनामिल की परत होती है, इसको याद रख लेंगे। दांत के ऊपर एनामिल क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, बहुत ही हार्ड होता है। और एनामिल किससे बना होता है बताएंगे, एनामिल किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से। लिख लेंगे, एनामिल जो होता है, एनामिल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है एनामिल। एनामिल कैल्शियम का फॉस्फेट, यही तो कारण है दांतों के लिए आवश्यक तत्व भी आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन खुद बनाना सीखे, कैल्शियम जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है, तो बार बार पूछता है दांतों के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है, तो कैल्शियम जरूरी है, फास्फोरस जरूरी है। कभी कभी फ्लोरीन से कारण भी दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सब आपको यहीं से मिलेंगे। अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया गया, कैल्शियम फॉस्फेट लिख दिया गया, उसमें एग्जाम में आ जाएगा कौन से एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम जरूरी है, फॉस्फेट जरूरी है, नहीं तो दांतें कमजोर होने लगेंगे। फ्लोरीन नहीं होगा तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, एक के ऊपर एक दांत लगेंगे। चलिए देखिए आगे देखेंगे, लिखेंगे टंग, जीभ के बारे में लिखेंगे, जीभ हेडिंग देंगे। लिखेंगे टंग, जीभ के बारे में देखेंगे। हाँ पिक्चर उस साइड में, चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है। चलिए जीभ के बारे में देखेंगे क्या क्या होता है, जीभ के बारे में जानते सब कुछ है आप लोग। ठीक है, बताएंगे। यह एक मांसपेशियों का अंग है, लिखेंगे जीभ एक मांसपेशियों का अंग है, इसमें मांसपेशियाँ होती है, बोन नहीं होता है। ठीक है, बोन नहीं होता है। जीभ से आया हुआ एक और क्वेश्चन है एनटीपीसी में पिछला बार, जीभ में तो ठीक है बोन होता नहीं है, ठीक है, लेकिन जीभ किस बोन के साथ कनेक्ट होता है। जो आपका टंग है, जीभ है, वो कहीं ना कहीं जाकर लास्ट पॉइंट पर, जहाँ पर ये जीभ आपका समाप्त होता है, लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर देखेंगे हाइवोइड बोन से कनेक्ट होता है। जीभ तो है तो ठीक है, फ्लेक्सिबल है, आड़ है, जड़ है, लेकिन जो इसका लास्ट पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु, वो हाइवोइड बोन से कनेक्ट होता है। हाइवोइड बोन कहते हैं गले की हड्डी को, हाइवोइड बोन से कनेक्ट होता है लास्ट पॉइंट पे। यही कारण है, अगर हाइवोइड बोन टूट गया तो क्या होगा, जीभ एक बार बाहर आ गया तो बाहर ही रहेगा, फिर अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, जीभ अगर एक बार बाहर आ गया तो बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। जैसे हम देखते हैं कुछ जानवरों में, जैसे डॉग हो गया इत्यादि में, कि जीभ काफ़ी उन लोगों का बाहर तक निकला होता है, क्योंकि जो उनकी टंग की बॉन्डिंग है हाइवोइड बोन से वो ठीक से नहीं होती है, वहाँ पर बीच में गैप होता है। हम लोग का क्या है,
कि डायरेक्ट बॉन्डिंग है, स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसलिए जीभ ज़्यादा बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन डॉग वगैरह में थोड़ा वहाँ पर सॉफ्ट बॉन्डिंग होती है तो ज़्यादा बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हाइवुड बॉन्ड टूट गया तो ये आना जाना जो जीभ का बाहर है समाप्त हो जाएगा। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, जीभ का स्ट्रक्चर कैसे है। मतलब इसमें कलिकाएं होती है जो स्वाद का हमें अनुभव कराती है, तो उन कलिकाओं को देख लेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे और समझेंगे। सबसे आगे जो कलिकाएं होती है, यहाँ पर जो कलिकाएं होती है वो किसका हमें अनुभूति कराते हैं, किस स्वाद का, तो लिखेंगे स्वीट। मतलब मीठा जो भी आप खाएंगे यहीं पर आपको पता चलेगा। जीभ के सबसे अगली जो सबसे आगे कलिकाएं होती हैं उसमें आपको क्या मालूम चलेगा, मीठा। जो सबसे पीछे होती है, सबसे पीछे, वहां पर क्या मालूम चलता है, कड़वा। और उससे ठीक नीचे कड़वा से क्या पता चलता है आपको, खट्टा। और बाकी ये साइड वाले सब हो गए, इसमें क्या होता है, साल्टी, नमकीन पता चलता है। ठीक है, नमकीन वाले की जगह ज़्यादा है इसलिए ही आपको नमकीन अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम माउथ पढ़ लिए, टीथ पढ़ लिए। अब देखेंगे जो दोनों जबड़ा है, जब आप खोलते हैं तो बीच में एक स्पेस दिखाई पड़ता है। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे तो दोनों जबड़े के बीच में एक स्पेस दिखाई पड़ेगा, उसी के बारे में पढ़ना है। लिखेंगे माउथ कैविटी, माउथ कैविटी, मुख गुहा। ये दोनों जो जबड़ा हम खोलते हैं उनके बीच का जो स्थान होता है उसी को कहते हैं माउथ कैविटी, मुख गुहा। या इसका नाम क्या है दूसरा, बकल कैविटी, बैकल कैविटी या ओरल कैविटी। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या होता है, सलाइवा होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे हेडिंग।